हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं 4 चैप्टर के। पहला चैप्टर हम कवर करेंगे इसके अंदर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैटर एंड मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन अल्टरनेटिंग करंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बताओ जो कि करंट कैरिंग कोयल की वजह से एक एक्सिस के ऊपर है। तो बच्चों आपको यहां पे एक डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले वाला जो डायग्राम है उसके अंदर एक रिंग है, उसकी वजह से आपको पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ये तो है बिना कंपोनेंट का डायग्राम। फिर मैंने यहां पे कंपोनेंट बना रखे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने 2 तरह के कंपोनेंट बनाए हैं। देखो ये यहां पे क्या है, आइडियल है। अब इसको शुरुआत से मैं बता दूं इसको करेंगे कैसे। इसको करने के लिए आपको ना यहां पे एक लॉ यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। इस लॉ का काम क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की हेल्प, मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड निकालना सिखाता है। समझ में आ गया। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डीबी बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी और ये हो गया थोड़ा सा बी, मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, इतना सा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला है μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आपको यहां पे क्या करना है, थीटा पता करना है, दूसरा क्या पता करना है, डीएल पता करना है। बस खेल खत्म। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे थीटा पता करोगे। इस डीएल एलिमेंट से इस पी पॉइंट पे एंगल निकालना है। तो इसकी वजह से यहां पे ये फील्ड इस तरह से जा रहा है। आप क्या मानो, इसको पॉइंट मानो। ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है जो कि ये बताता है कि इस लाइन के अलोंग फील्ड जा रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एलिमेंट यहां पे ये है छोटा सा, पूरी रिंग नहीं ले रहा मैं क्योंकि ये लॉ जो है वो लगता है छोटे से एलिमेंट के ऊपर। तो वो एलिमेंट मैंने मान लिया आइडियल। तो आइडियल का इस पी पॉइंट पे इस आर के रिस्पेक्ट में एंगल है 90। मैंने यहां पे 90 पुट कर दिया। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें यह पता करना है ये जो फील्ड जा रहा है, ये फील्ड इस पी पॉइंट पे ऐसे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। ठीक है, अब हमें यहां पे कंपोनेंट बनाने हैं। तो 2 कंपोनेंट बनेंगे। मान लो ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक और एलिमेंट कट कर लिया पता लगाने के लिए कि हमारा कौन सा कंपोनेंट कटेगा। तो जब हमने इसके नीचे वाला कंपोनेंट काटा तो वहां देखा कि डीबी जा रहा है नीचे की तरफ, मैंने उसको डीबी डैश मान लिया। वैसे डीबी और डीबी डैश दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है। अब यहां पे जो डीबी डैश है 2 कंपोनेंट बन गए, कोस फाई साइन फाई। कोस से कोस कैंसिल हो गया, सारा का सारा फील्ड कहां जा रहा है, एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, डीबी साइन फाई वाला कंपोनेंट है। अब आपको क्या करना है, यहां पे डीबी की वैल्यू पुट करनी है और ये डीबी की वैल्यू आ गई। साइन फाई मैंने लिख दिया यहां पे। साइन फाई सिंपल आपको क्या पता करना है, जो पीछे हमारा डायग्राम है उसमें ट्रायंगल में अगर आप देखोगे पीछे जा करके तो उसमें आपको दिखेगा जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेनस कितना है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, उसका अंडर द रूट। मैंने वो वैल्यू यहां पे पुट कर दी। ठीक है, अब जैसे देखोगे आप डी के साथ एल है, इंटीग्रेशन एल वाली टर्म्स का होगा, बाकी टर्म्स को बाहर निकाल दो। चलो जी बाहर निकलो। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। समझ में आ गया यहां तक। अच्छा, अब यहां पे आर और आर स्क्वायर बन गया। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो ये एरिया हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हो आप आई इंटू ए, ये आपके पास फील्ड बन गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने देखा यहां पे n टर्न से अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आप यहां n से मल्टीप्लाई कर दो। तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या मिल गया आपको, यहां मिल गया आपको n टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा पी पॉइंट पे। समझ में आ गई कहानी। ठीक है, इसकी बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहां पे ये कहता है कि एक नई टर्म आती है, उस नई टर्म का नाम क्या है जी, m इज इक्वल टू एन आई इंटू ए। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू अ कोयल। समझ में आ गया, ये आ गया m इज इक्वल टू एन आई ए। ओके, चलो हम इसको रिप्लेस मार देते हैं, इसको m कर दिया। अब ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया। अब आपको पता है ये एक स्पेशल केस हमेशा ही लेना होता है कि एक पॉइंट जो आपने इस रिंग की वजह से यहां माना है, ये पॉइंट, ये रिंग है, ये पॉइंट है, ये बड़ी दूर आपसे पीछे वहां मान लिया। तो अगर आप इसको देखोगे बहुत दूर है तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2km/x की क्यूब। समझ में आ गया, आसान है। चलते हैं आगे।
अब कहता है जी दो तारें जैसे ये एक तार है, ये एक तार है, इन दोनों में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो इसके ऊपर फील्ड लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड साथ वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो आपसे पूछता है कि दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। समझ में आ गया? चलो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैं। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो आंसर है वो होता है μ0I/2πr फील्ड होता है। समझ में आ गया? अब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन ये है फोर्स क्यों लगेगा? एक टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। देखो, जब तक ये टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखो, जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगता है। वो कितना लगता है बच्चों? ILB लगता है। ठीक है, ILB लगता है। अब सवाल ये है, पहले कंडक्टर पे दूसरे वाले का फील्ड आ रहा है, वो फील्ड कितना होगा? आंसर है वो फील्ड इतना होगा। तो मतलब फील्ड किसका आ रहा है? 2 का। किस पे आ रहा है? 1 पे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, 1 के पास करंट है I1, लिख दिया। लेंथ कितनी है मैंने ले लिया इसके अंदर, पर यूनिट लेंथ ले लिया, L ले लिया। ठीक है, L ले लिया। B2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किसका? पड़ोस वाले का। तो पड़ोस वाले का फील्ड लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है? μ0I/2πr होता है। मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया। अब I1 और I2 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। तो I1 किसकी वजह से लग रहा है? दूसरे के फील्ड की वजह से लग रहा है। B2 ले लिया। कंफ्यूजन दूर हो गया। बस अब इस B2 की वैल्यू को पुट कर दो, आपके सामने आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? सिमिलरली न्यूटन्स का तीसरा नियम, एक ने फोर्स लगाया तो दूसरा भी तो फोर्स लगाएगा। तो दूसरे पे फोर्स लगा। किसने लगाया? पहले वाले ने लगाया, ए ने लगाया। अब किस पे लग रहा है? दूसरे पे। तो दूसरे का करंट किसकी वजह से लग रहा है? पहले की वजह से। तो पहले का फील्ड, दूसरे का करंट, पहले का फील्ड। बस फील्ड की वैल्यू कितनी? μ0I/2πr। बी के आगे 1 लिखा है तो I1 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका, देखो इसको मैच करो, दोनों के दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। कहते हैं कि जब जो करंट है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट जाएं तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। याद रखो, साथ साथ कौन जाएगा? जो अट्रैक्ट होगा। दूर दूर कौन जाएगा? जो एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ऐसे याद रखो। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। लेट अस सपोज दैट मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं। ठीक है, अब मान लो मैं अब यहां कैमरे से दूर हूं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फील्ड ऐसे आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर किया तो मैं चल रहा हूं मतलब मेरे पास वेलोसिटी है। चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो वो मैग्नेटिज्म पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म होते हैं। टॉपिक का नाम भी यही था ना, चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब वो किसी दूसरे फील्ड में जाएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स तो लगाएगा। समझ में आ गया? तो फोर्स कितना लगता है? फोर्स लगता है जी इतना, QVB sin थीटा। रट लो इस चीज को, QVB sin थीटा। अब जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है QVB sin थीटा। अब सवाल ये आता है इसका रास्ता कैसा होता है, पाथ कैसा होता है? आंसर है हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, हेलिकल मतलब सर्कल में आगे बढ़ना, सर्कुलर आगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं? देखो, फोर्स सर्कुलर पाथ जब होगा उस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से बन रहा है?
मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB sin थीटा, थीटा 90 डाल दो तो क्या बन गया, QVB, मैक्सिमम फोर्स ले लिया मैंने, इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने कंपेयर करा दिया, mv²/r। आपको यहां से कुछ भी निकालना हो सब निकल जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि देखो यहां मैंने लिखा भी है अंग्रेजी में, इफ यू कैन फाइंड वेलोसिटी, मतलब यू कैन फाइंड द वेलोसिटी, रेडियस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। अब कहते हो तो एक दो करके दिखा देता हूं। देखो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है कि एक्स एक्सिस पे फील्ड है, ठीक है, वाई एक्सिस पे फोर्स है, जेड एक्सिस में वेलोसिटी है। तो एनसीईआरटी में आपको दिखेगा ये एक चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल थीटा पे एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ, तो ये हमारे पास v है, तो इसको आप बोल दोगे वेलोसिटी एट एनी एंगल। समझ में आ गया? जब किसी भी एंगल पे एंटर करता है तो ये हेलिकल पाथ में जाता है। तो हेलिकल पाथ बनता क्यों है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो वेलोसिटी के ना दो कंपोनेंट हैं, एक है v cos थीटा और एक है v sin थीटा, ठीक है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट है cos थीटा। cos थीटा फील्ड के साथ साथ है, उस पे फोर्स नहीं लगता। cos थीटा फील्ड के अलोंग है, आपको दिख भी रहा है, दोनों एक साथ है, देखो इधर, तो जो साथ साथ है उस पे फोर्स नहीं लगता। sin थीटा जो है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगता है मैक्सिमम वो लगता है v sin थीटा की वजह से। तो इसकी वजह से कैसा चलता है, स्ट्रेट पाथ, इसकी वजह से कैसा चलता है, सर्कुलर पाथ। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, हेलिकल पाथ। ये घुमा 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 ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? अब पता लगे हेलिकल पाथ क्यों बनता है। दूसरी चीज ये कहता है जो ये सर्कल बनता है इसका रेडियस कितना होता है। दूसरा सवाल, पहला सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, इसको बोलते हैं पिच। इन सब चीजों को निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। वेलोसिटी से वेलोसिटी काट दो, r को ऊपर ले जाओ, mv एक बच गई, y में q इंटू b, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ में आ गया? या रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ऐसे करके करते हैं। अब आपको मैंने बोला वेलोसिटी भी बताओ, v यहां पे है, qb को ऊपर ले जाओ, m को नीचे ले आओ, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, qb/r बाय में m। समझ में आ गई कहानी? ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। ऐसे कर करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड निकालना हो इसके अंदर वो भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, v की वैल्यू को ओमेगा r पुट कर दो, v की वैल्यू को ओमेगा r पुट कर दो, तो यहां पे ओमेगा r QB/r बाई m, r से r कट गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई QB/m। ओमेगा को और ब्रेक कर दो, 2π/t। कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इसके अंदर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कोइल व्हेन मतलब इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये बच्चों इसके बारे में सारा लिखा हुआ है इंग्लिश में। व्हेन ए करंट कैरिंग लूप रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट ऑन two opposite sides of the loop, the net force is zero but the forces act at a different points। तो मैं दिखा देता हूं मैं इसके अंदर। जैसे मान लो एक ये है, 1 2 3 4 यहां पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनते हैं, यहां पे आपको दिख भी रहा है। अब देखो यार, ये कोयल है, आपको दिख रही है, ये एक्सिस है, इसके अब अबाउट घूम रही है ना, मतलब ये हिस्सा मान लो नीचे जा रहा है। अरे भाई तू कहां रहा है, ये हिस्सा मान लो नीचे जा रहा है, तो ये हिस्सा ऊपर आएगा, तो ये ऐसे घूमेगी। मेरे हाथ को देखो, ऐसे ये ऐसे घूमेगी यूं। तो जो यहां पे फोर्स है और जो यहां फोर्स है वो यहां पे टॉर्क जनरेट नहीं कर रहे। तो टॉर्क जनरेट एक तो ये वाला कर रहा है, ये ऊपर आ रहा है, यहां पे ये ऊपर आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा कहां जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। समझ में आ गया? ये ऐसे घूम जाएगा। अब इसके घूमने के ऊपर कंडीशन बनाई गई है। देखो, टॉर्क प्रोड्यूस की एक कंडीशन होती है। मान लो आपको क्या करना है, एक बोतल का ढक्कन खोलना है। जैसे मान लो मेरे पास एक वाटर बोतल है, तो मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखता हूं, ऐसे घुमा देता हूं,
तो मेरा अंगूठा देखो, मेरा अंगूठा मेरी तरफ और मेरी उंगली तुम्हारी तरफ। कोई बोतल पड़ी होगी तो उसको खोल के देख लो, पेन का कैप पड़ा होगा या मतलब कवर, कैप नहीं पेन का कवर जिसमें रिफिल होता है, आप उसको घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, आप देखो ऐसे घूम जाओ, घुमाओगे तो ये खुल जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, कपल फोर्सेस जनरेट होते हैं। मतलब आपके हाथ पे अगर थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, मान लो थंब पे ऑयल लगा हुआ है, आप घुमा रहे हो, इस पे ऑयल नहीं है, इस पे ऑयल है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे, वो खुलेगा नहीं। फिर आप क्या करते हो, ऐसे शर्ट से साफ करते हो, फिर उसको खोलते हो ना, ये चीज रूटीन की चीजें हैं। तो यहां पे दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। ठीक है, इन फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं आगे। वैल्यू मैं तुम्हें वैसे बता चुका हूं कितनी होती है। तो आगे क्या है इसके अंदर, बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इट इज कॉल्ड द लीवर आर्म। लीवर आर्म होता है। अब लीवर आर्म क्या होता है तुम्हें बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये नट है कोई भी, अब ये मेरे पास कोई भी चाबी है, चाबी, ठीक है। अब मुझे इस नट को खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे करूंगा टाइट होएगा, ऊपर करूंगा तो खुल जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है और यहां पे ये फोर्स लग रहा है, तो ये टाइट करेगा इसको, मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीवर आर्म। ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। फोर्स और जो हमारा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, तब जाके हमारा यहां पे टॉर्क बनता है। समझ में आ गई मेरी कहानी ये वाली। ठीक है, आगे क्या कहता है जी इसके अंदर। अब आगे कोई खास नहीं थ्योरी है इसके अंदर, अब मेन चलते हैं हमारे काम वाली बात के ऊपर जो हमें करना है। देखो टॉर्क का डेरिवेशन कैसे होता है, दो केस बना लेना इसके अंदर। पहला केस क्या होगा इसके अंदर, ये वाला, इसके अंदर जो हमारा लूप है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब यहां पे ऐसे कह सकते हो कि जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और डायपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे के अलोंग है। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, लूप थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा टेढ़ा है। जब टिल्ट नहीं होता उसमें फोर्स और परपेंडिकुलर आर्म यहां पे दो तरह के टॉर्क जनरेट करती हैं। पहला टॉर्क होता है F1 और इस आर्म की वजह से, जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखा दूं, ये ऐसे है, ये इस तरह से, तो यहां पे ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा कोयल का क्या है, सेंटर पार्ट, जिसके अबाउट वो घूमती है। जैसे मान लो ये कोयल ऐसे है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, अब ये इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, ये यूं घूम रही है। समझ में आ गई मेरी बात। ओके, तो यहां पे F1 से डिस्टेंस है ये b/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 से है b/2। टॉर्क यहां पे दो जनरेट हो रहे हैं, एक है यहां पे टॉर्क 1 प्लस में एक है टॉर्क 2। टॉर्क 1 हो गया F1 b/2 प्लस F2 b/2। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अभी हम इसके ऊपर बात करके आए हैं, ILB होता है। समझ में आ गया, IL इंटू बी होता है। L क्या है यहां पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल, B क्या है, ब्रेड्थ ऑफ, जैसे ये कोयल है, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ। समझ में आ गया ना। तो ये मैंने ये वाला हिस्सा बनाया इसका, ये वाला ऐसे वाला, ठीक है, ऊपर वाला। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज डालनी है। तो F1 क्या है, ILB होता है, F2 क्या है, ILB होता है, दोनों सेम होते हैं। अब यहां पे b/2 को b बोल देते हैं। अब ILB, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। A इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कोयल, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। केस 2, जब ये टिल्ट होता है तो यहां पे कोई एंगल थीटा बनेगा हमारा। अब वो थीटा एंगल से हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बन जाता है b/2 साइन थीटा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेम प्रोसेस में इसकी जगह साइन थीटा लिखना है मल्टीप्लाई करके, बस, बाकी सब सेम है। तो क्या बनेगा, IAB तो ऊपर बन ही गया था साइन थीटा। अगर यहां पे n टर्न्स की बात हो जाती है कि यहां पे जो कोयल है उसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहां पे टॉर्क बन जाएगा NIAB साइन थीटा। थोड़ा और आगे सॉल्व करूं अगर मैं इसको, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको पीछे बताया था कि NIA क्या होता है, M होता है B साइन थीटा, ये टॉर्क होता है। समझ में आ गई मेरी बात। टॉर्क की वैल्यू वेक्टर में ले सकते हो, M क्रॉस B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिख के दिखा देता हूं, टॉर्क वेक्टर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका फेवरेट टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
इसका क्या काम होता है बच्चों? करंट को सेंस करना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को सेंस कर लेता है। जैसे स्निफर डॉग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सूंघ लेते हैं कि ये बंदा कहां भाग के गया होगा। मूवीज में देखा होगा, जैसे कई बार किसी का कपड़ा सूंघा देते हैं, ला ढूंढ इसको कहां पे है ये बंदा, फिर वो कुत्ते लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं, ढूंढते हैं उसको, स्निफर डॉग्स। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये बेसिकली एक बड़ा ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो बड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, 10 लाखवां हिस्सा 1 एम्पियर का, 10 लाखवां हिस्सा उसको सेंस कर लेता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, अभी पढ़ के आए हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, रेक्टेंगुलर कोयल होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सॉफ्ट आयरन कोर, स्प्रिंग है, पॉइंटर है, छोटे मोटे पार्ट हैं ये। अब करते हैं इसका चित्र। ये इसका डायग्राम है बच्चों। यहां पे ये स्केल है जहां पे रीडिंग होती है, और यहां पे ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमारी रेक्टेंगुलर कोयल डाल देते हैं, और ये आपको उसके टर्न्स दिखा दिए। बीच में ये जो आपको दिख रहा है जलेबी जैसा, ये हमारा स्प्रिंग होता है, और यहाँ पे जो ऊपर ये जो बाल बाल दिख रहे हैं आपको, ये हमारी वायर के टर्न्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आगे मैंने इसको बना दिया, यहाँ पे थोड़ा दिखने में ऐसा ही होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर कोयल है। ठीक है, ये स्प्रिंग लगे हैं ना, ये स्प्रिंग है। अब जैसे मान लो ये पॉइंटर, इसमें करंट आएगा ना तो ये हिलेगा, जब करंट नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, तो ये वापस वहीं आ जाएगा। जैसे आप देखते नहीं, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, रेस देई सुई ऊपर, रेस छोड़ी सुई वापस। क्यों? कोई तो होगा ना स्प्रिंग जैसी चीज जो उसको खींच के वापस लेके आती है, ये वही है। ठीक है, तो जैसे ही रीडिंग आएगी तो ये घूमेगा, जब रीडिंग नहीं आएगी तो ये वापस चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी बातें मैंने यहां पे लिखी हुई है, वर्किंग कैसे होती है। करंट आया, टॉर्क पैदा हुआ, कितना टॉर्क पैदा हुआ, इतना पैदा हुआ। ठीक है, फिर स्प्रिंग जो है इसके अंदर, वो उसको रोकते हैं, भाई तू मत जा, कहां जा रहा है, वो घूमता है ऐसे, जैसे गाड़ी के वाइपर नहीं होते, यूं 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 करते हैं, ऐसे ये भी ऐसे ही जाएगा, करंट कम होएगा तो वापस आ जाएगा। तो यहां पे ये वाला टॉर्क जो होता है वो इसी के इक्वल होता है। के यहां पे रिस्टोरिंग फैक्टर होता है, जो यहां पे के होता है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो अंग्रेजी में स्प्रिंग फैक्टर, और वैसे ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ, कि स्प्रिंग कितना मजबूत है। अगर स्प्रिंग ज्यादा मजबूत है तो सुई को हिलने नहीं देगा, तो इसीलिए स्प्रिंग को ज्यादा मजबूत मत लगाओ, नहीं तो रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगली चीज, इन दोनों को इससे कंपेयर कराओ। कंपेयर कराया तो यहां पे क्या दिखा आपको, यहां पे आपको दिखा NiAB K फाई के इक्वल आ गया। तो यहां पे फाई की वैल्यू जो है, यहां पे देखो, इसके बाद ये वाला स्टेप है। अब यहां पे K को नीचे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया NaBK, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन, फाई को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होती है, सुई का हिलना। और आई, जैसे आप देखते नहीं, कई बार कोई रीडिंग है, रेस देते हो, मान लो मीटर होता है, वो मीटर हिलता है, आप कहते हो हाँ चल रहा है। जैसे RPM वाली नहीं होती गाड़ी के अंदर, जो टॉर्क बताती है 0 1 2 3 4 लिखा होता है, आप रेस देते हो तो सुई ऐसे ऊपर हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो सुई का हिलना मतलब डिफ्लेक्शन देना, सिंपल। चलो जी, अगली चीज इसके अंदर क्या होती है, आगे आगे है जी इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है। ये कुछ बातें लिखी हुई है बच्चों कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इसकी रीडिंग मिले, मतलब लीनियर है, एक्यूरेट मिले, और जो मैग्नेटिक फील्ड और जो कोयल है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहे। मैक्सिमम से मैक्सिमम फील्ड जो है वो कोयल को मिले, जिससे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर से ना चली जाए, कि उसको फील्ड कम मिले। ठीक है, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं। लिमिटेशन क्या होती है, ये कहता है कि अगर करंट ज्यादा जाएगा तो जो कोयल होती है वो डेलिकेट होती है, वो जल जाएगी। ठीक है, इसीलिए करंट उसको उसी के अमाउंट का देते हैं जितना उसको रिक्वायर्ड है। सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी निकालते कैसे हैं, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन बाय करंट, डिफ्लेक्शन बाय करंट। तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू पीछे निकाला है हमने, ठीक है, उसको यहां पुट करो, करंट से भाग कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा ये। तो करंट की सेंसिटिविटी अगर चाहिए तो आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, इसको बढ़ा दो, स्प्रिंग के, अगर के को कम करता हूं तो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, के को ज्यादा करता हूं तो सेंसिटिविटी कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है, स्प्रिंग को सॉफ्ट लगाओ, जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उतनी सुई ज्यादा हिलेगी। आगे है जी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कहती है, ये कहती है कि डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज,
डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो यहां पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिख के वोल्टेज से भाग कर दो, तो यहां पे I बाई वी क्या होता है, ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई बाई वी की वैल्यू क्या होती है, V नीचे आ गया, R उधर चला गया, तो इसको लिखोगे 1 बाई आर। तो यहां पे आ गया 1 बाई आर। तो डिफ्लेक्शन इस पे डिपेंड करता है। अब पीछे कई बार कुछ सैंपल पेपर से मैंने सवाल देखे, उसमें लिखा हुआ था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज। ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये चीज करके दिखा देनी है कि फॉर्मूले में वोल्टेज नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली होती है रेजिस्टेंस के बाद। ठीक है, अगली चीज कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं बच्चों, आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में, और फिर कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट होता है, बिल्कुल आसान है। ये कहते हैं कि अगर एमीटर बनाना है ना, तो आप ना इसके पैरेलल में एक शंट लगा दो। शंट क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। तो मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, पीछे से करंट आया, अब दिखा मुझे यहां पे इससे भी कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता दिख गया, तो मैं वहां से चला गया। इसको बोलते हैं बाईपास करना। जैसे मान लो कई बार मान लो आपको सिटी से बाहर जाना है, ठीक है, तो जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो। हाईवे पे ट्रैवल करते हुए फॉर एग्जांपल आपको किसी सिटी के अंदर नहीं जाना है, हाई स्पीड आपको बाहरों बाहर जाना है, तो आप क्या करते हो, बाईपास पकड़ लेते हो। बाईपास क्यों पकड़ते हो, क्योंकि सिटी के अंदर से गया तो ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक होगा तो टाइम खराब हो जाएगा। समझ में आ गया, ये चीज यहां पे है। ये आप जा रहे हो, सामने क्या है, सिटी है, नहीं जाना, कहां से जाओगे, बाईपास हो जाओगे। क्यों, रेजिस्टेंस कम है, ट्रैफिक कम है। समझ में आ गया, तो बाईपास सारे शंट ही होते हैं एक तरह से, आप ऐसे याद रखो इसको। अगली चीज क्या है इसके अंदर, अब ये जो शंट लगाया है, इस शंट की वैल्यू कितनी होती है, इस शंट की वैल्यू बताओ, हमें इस सर्किट से उसको निकालना है। क्या करोगे, किरचॉफ्स लॉ लगा दो यहां पे, ए बी सी डी ए लॉ लगा दिया। ए से गया बी, आई जी इंटू जी, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, घाटा। घाटा मतलब यहां प्लस है, यहां माइनस, प्लस से माइनस जाते हो तो वोल्टेज गिर रहा है, तो माइनस का साइन लगा दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, करंट, अच्छा अपन ने लूप दूसरा चला है क्या, अच्छा ठीक है, माइनस आई जी इंटू जी कर दिया। ठीक है, यहां गड़बड़ कर दी मैंने, कोई कहां से कहां चल गया मैं, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, तो माइनस का आई जी, अच्छा चलो लिखा गलत है, चला सही है। तो यहां पे मैं चलाऊं ए डी सी बी ए से गया डी, कुछ भी नहीं है, डी से गया सी, डी से मैं सी की तरफ जा रहा हूं, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा यहां पे, माइनस आई जी इंटू एस। उसके बाद मैं गया ऊपर, फिर गया इधर जा रहा हूं, तो मेरा करंट तो इधर जा रहा है ना, मैं इधर जा रहा हूं माइनस से प्लस, तो मेरा फायदा हुआ, तो प्लस लिखा मैंने गलत था, मुझे ये लिखना चाहिए था ए डी सी बी ए। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। उसके बाद इसको उधर लेके जाओगे, माइनस से माइनस मर गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, नीचे भाग कर दो, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, अगर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना आता है, ठीक है, तो आप यहां पे लगा सकते हो खुद भी, दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर लो, आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ शंट, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है, जलने से बचाता है, क्योंकि जितना फुल स्पीड करंट आ रहा है उसको रास्ता मिल गया, भाई तू यहां से चला जा, तो गैल्वेनोमीटर बच गया। दूसरा, इंक्रीज करंट रेंज और रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी स्मॉल। करंट को मतलब रिड्यूस कर देता है, उसको रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम रीडिंग मिलती है करंट की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसके लिए आप क्या करते हो, आप यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो, किसमें, सीरीज में। शंट किसमें करते हैं, पैरेलल में। यहां क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। सवाल पूछा जाएगा आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या आपसे सीधा कन्वर्जन पूछ सकते हैं। तो यहां पे लूप लगाओ, ए बी सी डी ए। अब देखते हैं यहां पे, ए से गया बी पे, रास्ते में दो रेजिस्टेंस आए हैं, करंट एक है, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2। अब यहां पे देखो, प्लस से मतलब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, प्लस से माइनस क्या होता है, नुकसान। तो माइनस का आई जी इंटू जी, माइनस का आई जी इंटू जी। फिर उसके बाद रास्ते में करंट किसके साथ टकराया, रेजिस्टेंस के साथ, माइनस का आई जी इंटू आर। फिर बी से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसके बाद सी से लेकर के डी के बीच में वोल्टेज नाम की चीज आ गई, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ क्या होता है, फायदा। ठीक है, तो फायदा हो गया, फायदा क्या हुआ, प्लस का v हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। हमें चाहिए r, तो आप क्या करो, IGR को इधर ले आओ, इधर ले आए, r चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा सेट कर लो, क्योंकि माइनस साइन अजीब लगता है, v माइनस IG से डिवाइड कर दिया, ये हो गया, IG से IG कट गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई कहानी, इस तरह से इसको आपको सोल्व करना है।
फायदा क्या होता है, वोल्टेज रेंज बढ़ा देता है और इट मेक्स वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, मैग्नेटिज्म। अच्छा, नए चैप्टर पे आगे, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें बच्चों डाया पैरा फेरो, इसके बारे में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं होता। ये क्या करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर एच फील्ड डाला, एच का मतलब होता है हमारा जो फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, वापसी एच दे देता है, तो एच और एच एक दूसरे को काट देते हैं, तभी ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। इसको पसंद नहीं है, सीधी भाषा में बात करूं। पैरामैग्नेटिक इनको पसंद है। ठीक है, इससे ज्यादा पसंद है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो यहां पे मैं आपको इसको समझाऊंगा कि लिक्विड फॉर्म के अंदर भी। फेरो, ये तो बड़े फैन है मैग्नेटिक फील्ड के, बहुत तगड़े फैन है। एफ मींस फेरो, एफ मींस फैन, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो दीज आर द फैन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा पसंद है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल देते हैं जहां जाना होता है। अच्छा, नेक्स्ट, डायामैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, इसके अंदर होता है परमानेंट, इसके अंदर परमानेंट होता है। यही एक खास बात होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, अगली चीज, अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो यहां पे मैं नॉर्थ और साउथ लेता हूं, तो आप देखोगे ये लाल वाला जो हमारा डायामैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से नीचे भाग गया और यहां पे ये ऊपर चल गया, तो मतलब रिपेल हो रहा है यहां पे। और यहां देखोगे आप, इसके अंदर ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। इनिशियली क्या था, ये बराबर थे, अब यहां फील्ड में देखा ये ऊपर, अट्रैक्शन पसंद है इसको। ये लिक्विड नहीं होता, सॉलिड होता है। इसके अंदर एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे निकल, आयरन, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। आगे जी अब और क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट कहता है कि जो परमीएबिलिटी होती है इसकी डायामैग्नेटिक की, वो लेस देन 1 होती है। पैरा की मोर देन 1 होती है, फेरो की मोर देन 1 होती है। ससेप्टिबिलिटी इसकी नेगेटिव होती है। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज। ठीक है, एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज मतलब किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी। इसकी पैरा की पॉजिटिव होती है बट लो होती है, और फेरो की पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। सो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। पैरा के अंदर क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, मतलब अगर आप एक चुंबक को गर्म कर देते हो तो वो चुंबक नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। ये क्या है, क्यूरी वेस लॉ होता है, एक क्यूरी वेस लॉ कहता है जब गर्म करते हो तो वो एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, एक सेट टेम्परेचर होता है। अगर आप उस टेम्परेचर से नीचे रखते हो तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा। अगर आप उसको उस टेम्परेचर से ज्यादा गर्म कर देते हो एक वैल्यू से, तो मैग्नेटिज्म लूज कर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, TC इज क्यूरीज टेम्परेचर। ओके, फिर एक ये स्पेसिमेन है, एक मटेरियल है। आपने क्या करा, एक डायामैग्नेटिक को इसमें रखा मैग्नेटिक फील्ड में। आप देख रहे हो कैसे मैग्नेटिक फील्ड साइड से निकल रहा है। यहां पे इसको पसंद है, थोड़ा बहुत पसंद है अभी, चलो ठीक है मैं बीच में से पास हो जाता हूं। इसमें तो बहुत ज्यादा पसंद है, आपको इसकी क्राउडनेस से ही पता लग रहा है, डाई हार्ड फैन है इसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इसके अंदर डाया पैराफेरो। एग्जांपल, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, वाटर, एल्कोहल। ये इसके एग्जांपल है, बहुत सारे लिख दिए मैंने, कोई तो याद रहेगा। एल्यूमिनियम का पैरा, क्रोमियम, प्लैटिनम। फेरो का स्टील, आयरन, कोबाल्ट, निकल, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जी EMI। EMI क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है EMF ड्यू टू रोटेटिंग रोड। इंपॉर्टेंट है। अब रोटेटिंग रोड का रियल लाइफ एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे आपकी साइकिल, ठीक है, साइकिल या बाइक। जब हम साइकिल या बाइक चलाते हैं तो उसके पहिए में आपको स्पोक्स दिखते होंगे, जिसको हम तार बोल देते हैं। वो तार जो होते हैं साइकिल के इस तरह से, ये ऐसे साइकिल या बाइक में होते नहीं इस तरह से। ठीक है, जब ये चलता है रोड के ऊपर तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म की वजह से उसमें EMF डेवलप होता है। आप ऐसे कह सकते हो, आपकी जो साइकिल या बाइक के अंदर जो वो रोड होती हैं वो सेल बन जाती हैं। सेल कौन सा, जो हम लोग डालते हैं घड़ी में, रिमोट में, ठीक है, वैसा काम करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अब वो जो EMF होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं कि जो हमारा साइकिल या बाइक या ट्रेन का पहिया जब घूमता है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर
पोटेंशियल डेवलप होता है, वो पोटेंशियल कितना होता है? वो पोटेंशियल होता है 1/2 BL² ओमेगा होता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, निकालते कैसे हैं? देखो, आपको पता है फैराडे लॉ क्या होता है, d∅dt होता है। वो किसके इक्वल होता है? E = माइनस का d∅dt। माइनस का साइन ये शो करता है कि जो फ्लक्स इसके अंदर ईएमएफ को पैदा करता है, ईएमएफ उसका अपोज करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईएमएफ को पैदा कौन करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, जिसकी वजह से ईएमएफ कहता है तू मुझे क्यों पैदा कर रहा है, उसका अपोज करता है। समझ में आ गया? अगर ना पैदा करे फिर भी अपोज करता है कि पैदा कर। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर बीए की वैल्यू पुट करनी है। कर दी वैल्यू पुट। अब एरिया कितना होता है, मान लो ये पहले इस पे था, ए पे था, ये बी पे गया, इसने थीटा जो है एंगल कवर करा, थीटा एंगल में ये एरिया कितना था वो हमने निकाल लिया सिंपल πr² के अंदर। भाई जो पूरा अगर चक्कर काट लेता तो 2π एंगल बन जाता, थोड़ा सा बनाए तो उसमें कितना हुआ, तो उसमें एरिया बन जाता है θ/2π × πr²। r यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, रोड की लेंथ। अब आपको क्या करना है, इस पाई से पाई कट गया तो इस एरिया की वैल्यू को आपको यहां पुट करना है। कब? बीए पुट करने के बाद। पहले बीए पुट करना है, फिर एरिया पुट करना है, θL²/2। अब यहां पे आपको यह देखना है कि चेंज कौन हो रहा है। देखो, रोड की लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती, उसको बाहर खींच लो। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको आप बाहर खींच लो। बच गया क्या, dθ/dt। इसको क्या बोलते हैं, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना डिवाइड बाय टाइम क्या बोलते हैं, ओमेगा। मैंने यहां पे ओमेगा लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोयल है, इस कोयल का मैंने बटन दबाया। ठीक है, बटन दबाने से इसमें से बैटरी में से मेन करंट निकला। अब मेन करंट को इस कोयल के अंदर एक करंट पैदा होता है या ईएमएफ पैदा होता है, वो इसको कहता है भाई तू रुक जा, तुझे नहीं बढ़ना। ठीक है, जब हम इसको रिलीज करते हैं तो यही ईएमएफ क्या करता है, साथ चलता है, कहता है भाई तू बन, तू घट मत। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पे क्या है, दो डायग्राम है। सेल्फ इंडक्शन जो होता है कोयल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, कोयल की खुद की प्रॉपर्टी। इसको आप इनर्शिया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो। भाई कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, ऐसे। अब यहां पे जब मैंने बटन दबाया तो यहां से मेन करंट निकला, मेन करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है भाई तू घट जा, इसको धक्का मार रहा है, भाई तू रुक, तू मत बढ़ आगे। ठीक है, जब स्विच को ओपन करते हैं मतलब करंट घटना स्टार्ट हो गया, डिक्रीजिंग, मेन करंट डिक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है भाई तू जा मत, तू मेरे साथ चल, तो ये दूसरी डायरेक्शन पलट लेता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, वही भाषा इंग्लिश में लिखी हुई है। समझ में आ गया कि जो हो रहा है उसका अपोज करना। ठीक है, तो अच्छा, जो फ्लक्स पैदा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ईएमएफ पैदा होता है फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स किसकी वजह से पैदा हो रहा है, करंट की वजह से, क्योंकि करंट जो होता है वो, जैसे आपने बटन दबाया, करंट बढ़ने लगा, 0 1 2 3। फॉर एग्जांपल एक सर्किट में 4 एम्पियर का करंट है। अब 4 एम्पियर का करंट आपका एकदम तो 4 नहीं होएगा ना। जैसे आप किसी टैंकी में पानी भरते हो, आपने मोटर का बटन दबाया, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो भर जाएगा। सेम यहां पे जैसे ही आपने देखा, बटन दबाया स्विच क्लोज किया, करंट बढ़ रहा है 0 1 2 3 4। एक टाइम पे क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। बट जो स्टेडी नहीं हुआ था उसके बीच का हिस्सा, वो कहां जाएगा, 0 1 2 3 4। करंट इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, फ्लक्स इज इंड्यूसिंग। समझ में आ गया? तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स इज इक्वल टू LI। यहां पे फ्लक्स कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब खोलते हो तो L आता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मैंने लिख रखा है यहां पे सारा इंडक्टेंस।
अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या कहता है, E की वैल्यू क्या होती है, डी फाई बी बाई डी टी होती है। अगर मैं फाई की वैल्यू को एल आई पुट कर दूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, E की वैल्यू बन जाएगी आपकी एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी अगर मैं 1 ले लेता हूं, मान ले मैंने बोला कि चेंज इन करंट 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो मेरे को E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड की टर्म्स के अंदर L मिल जाएगी। लो समझ में आ गया, ये L मिल गई। सो एसआई यूनिट ऑफ L क्या होते हैं, हेनरी होते हैं। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ईएमएफ ही होता है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, अब मेरे पास एक सोलेनोइड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने उसमें करंट दिया, करंट देने से क्या होगा, उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपसे ये पूछता है कि उस सोलेनोइड के अंदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब L ड्यू टू सोलेनोइड। सिंपल भाषा में करते कैसे हैं इसको, देखो आपको क्या करना है, फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है, फ्लक्स की वैल्यू Li होती है। यहां से शुरू करते हैं। देखो फ्लक्स की वैल्यू Li होती है, आपको क्या करना है, आपको यहां पे फाई की वैल्यू ढूंढ के आनी है। फाई क्या होता है, NBA, NBA, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू होती है NBA, B किसका, सोलेनोइड का, कितना होता है, म्यू नॉट NI होता है, भर दो। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, भर दो, इसको यहां भर दिया, ये B बन गया, इस B को यहां भर दो, ये आ गया। अब इस फाई की वैल्यू को इससे कंपेयर कर दो, कर सकता हूं। देखो फाई की वैल्यू Li होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। फाई कितना होता है, NBA, B कितना होता है, B कितना होता है, किसका B, सोलेनोइड का B, म्यू नॉट NI होता है। N की वैल्यू, छोटे n की वैल्यू, बड़ा N नंबर ऑफ टर्न्स बाय मिड लेंथ, मैंने यहां भर दिया। भरने के बाद फ्लक्स की वैल्यू आ गई, उसको Li से कंपेयर कर दिया, I से I कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पे कई बार आपको क्वेश्चन में चेंज देखने को मिलेगा कि म्यू नॉट जो होता है, अगर कोई मीडियम हो, मान लो इसके अंदर कोई रोड डाल दूं, ठीक है, आयरन रोड डाल दूं, स्टील रोड डाल दूं, तो यहां क्या बन जाएगा, म्यू नॉट की जगह आप म्यू एम भर दोगे। म्यू एम की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होती है। समझ में आ गई बात, इसको ध्यान रखना। अगली चीज, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनोइड कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कुछ भूल तो नहीं गए हम पीछे, नहीं भूले। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, देखो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है एक कोयल की वजह से दूसरी कोयल के अंदर इंड्यूस्ड होना, ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना। जैसे मैं तुम्हें एक बार इसका बेसिक बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक कोयल है, ठीक है, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, पड़ोस में एक और कोयल है, वहां पे एक स्विच लगा दिया और एक बैटरी लगा दी। जब हम इसको दबाएंगे, जब हम इस दूसरी कोयल में स्विच को प्रेस करते हैं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। वो मैग्नेटिक फील्ड सामने वाली कोयल के अंदर, जिसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी है, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करता है, चेंज करता है और उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब पड़ोस की वजह से अड़ोस में ईएमएफ का पैदा होना। पड़ोस में कोयल है, करंट चल रहा है, अड़ोस में क्या हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है। समझ में आ गया, ओके। अब यहां पे एक सवाल पूछा जाता है कि दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं, उनके बीच में M की वैल्यू कितनी होती है। अब देखा जाए ना, जो M होता है म्यूचुअल इंडक्शन, वो बिल्कुल L की तरह ही होता है। अगर पीछे वाले टॉपिक को याद करो, फाई की वैल्यू Li रखी थी मैंने, तो यहां पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Mi हो जाएगी। सिंपल है। दूसरा, फ्लक्स की वैल्यू हमने और क्या पढ़ी थी, फ्लक्स की नहीं, EMF की वैल्यू। EMF पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू माइनस का LdI/dt पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी। यहां पे L की जगह M आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, माइनस का MdI/dt। ये बेसिक इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोनों के बीच में, ठीक है। L की जगह M आएगा, बाकी सब सेम है। ओके, शुरू करते हैं। अब यहां पे 1 के अंदर जो है करंट है, 2 के अंदर क्या है, करंट नहीं है। यहां पे मैंने क्या करा, 1 के अंदर क्या कर दिया, करंट नहीं करा। चलो आप इसको चेंज कर लो, इससे समझ जाओगे।
नंबर चेंज कर देता हूं ना, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। 1 के अंदर करंट है, 2 के अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, 2 में करंट है पहली का, प्रोपोर्शनल खोलोगे m आता है, इक्वेशन नंबर 1। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है NBA। B किसका, B फ्लक्स हमारा यहां पे फ्लक्स 2 में हो रहा है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 2, A है हमारे पास A। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, म्यू0 N2 इंटू I है। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I डिवाइड बाय L। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू पुट करनी है यहां पे, कितना हो जाएगा, म्यू0 N2। गड़बड़ है यहां कुछ, यहां जो B आएगा ना वो 1 का आएगा, B 1 आएगा यहां पे, B ड्यू टू 1, B ड्यू टू 1। गड़बड़ हुई है यहां पे थोड़ी सी, इसको दोबारा देखो। देखो फ्लक्स 2 के अंदर चेंज हो रहा है, करंट किसका, पहली का, बस। तो जिसमें करंट होता है उसका फील्ड होता है फ्लक्स 2 N2 B1 इंटू A। ठीक है, B1 कितना होगा, म्यू0 N, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे पास, N है, और बाय में लेंथ हो गया और I हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नम 1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल 1, ये हमारे पास 2, नंबर ऑफ टर्न्स 2, नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गया। ठीक है, ओके, बस अब आपको क्या करना है, इसको यहां पुट करना है। मैंने यहां पुट कर दिया, तो मेरा कितना बन जाएगा, फ्लक्स 2 में कितना पैदा हुआ, N ऑफ 2, एरिया लिख लूं पहले। ठीक है, B1 कितना है, म्यू0 N1 I बाय में L। ठीक है, N1 बाय में L। ठीक है, बस आपको इस φ2 को इससे कंपेयर करना है, इससे। तो φ2 की जगह Mi लिख दिया। ठीक है, म्यू0 N1 N2 IA बाय L, I से I कट गया, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आ गई कोफिशिएंट की, म्यू0 N1 N2 A बाय L। समझ में आ गया। और यहां पे मैंने पहले 2 कर दिया था, उसके लिए सॉरी, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो जिसमें आपका करंट चल रहा होता है उसका फील्ड सामने वाले को इंपैक्ट करता है, सिर्फ इस बात को याद रखना। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो आरएलसी सर्किट बनता है। उस आरएलसी सर्किट के लिए आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके वो आरएलसी सर्किट क्लियर होता है। देखो बच्चों, क्या है इसके अंदर, अगर मान लो मैं यहां पे एक रजिस्टर के साथ एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट करता हूं, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट करता हूं, तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल बनता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एसी सोर्स मैंने लगा दिया। एसी वो होती है जिसके अंदर एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, हमारे घरों में जो आती है। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, हम इन्वर्टर लगाते हैं स्टोर कराने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है। अब यहां पे क्या है, एसी थ्रू रजिस्टर। जब हम रजिस्टर के साथ एसी को कनेक्ट करते हैं, एसी मतलब वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या एंगल बनता है। दूसरा, इंडक्टर को जब कनेक्ट करते हैं तब एंगल कितना बनता है। तीसरा, कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं तब एंगल कितना बनता है। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है इसका फेजर डायग्राम। इनके डेरिवेशन मैंने यहां नहीं कराए हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन अगर आपको करने हैं तो आप चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करो, प्लेलिस्ट में जाना, शॉर्ट्स के अंदर जो होते हैं ना 1-1 मिनट वाले जो रील होते हैं, वहां पे आप जाओ, वहां पे आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में जाना, उसके अंदर मैंने सबके डेरिवेशन 1-1 मिनट में एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। आपको वो हेल्पफुल हो सकते हैं, आप उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सॉल्व करने के बाद आता है, मैंने सिर्फ उसके आंसर लिखे हैं। जैसे यहां देखो, यहां पे आंसर अलग है और यहां देखोगे यहां आंसर अलग है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है मैंने बड़े बड़े अक्षरों में, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। जो फेज डिफरेंस का मतलब होता है, अगर वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल सेम आया है, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई आगे पीछे नहीं रहता। ये बात ध्यान रखना। इसका फेजर डायग्राम ये रहा, वोल्टेज आई,
ठीक है, वोल्टेज को थोड़ा बड़ा दिखाया है, करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम दिखाया है, वो नीचे हो गया। दोनों का एंगल जो है इससे ओमेगा टी बनता है एक्सिस से। और देखो वेव फॉर्म दोनों की कैसे बनाई है, दोनों सेम चलते हैं तो सेम स्टार्ट हो रहे हैं, सेम जीरो हो रहे हैं, फिर सेम जीरो हो रहे हैं, सेम नेगेटिव जा रहे हैं, सेम पॉजिटिव जा रहे हैं। तो वेव फॉर्म को ध्यान रखना। दूसरा, जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो यहां पे वोल्टेज जो है हमारी वो आगे रहती है। जैसे मान लो मेरे साथ एक और बंदा, मैं वोल्टेज, दूसरा बंदा करंट, इंडक्टर में से पास होना है। वी बोथ आर अल्टरनेटिंग, ठीक है, मैं वोल्टेज तो मैं आगे रहूंगा, वो मेरे से पीछे रहेगा। समझ में आ गया? सेम सिचुएशन आगे भी दोहराएंगे। अब यहां पे इंडक्टर L है, AC को कनेक्ट करा, फेज डिफरेंस कितना रहता है 90 डिग्री। याद रखना, मुझ में और मेरे दोस्त में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री आया है। मैं वोल्टेज, वो करंट। समझ में आ गया? ओके, अब यहां पे देखो, ये है वोल्टेज मतलब मी, ये है करंट मतलब मेरा कोई फ्रेंड। अब यहां पे मेरा एंगल तो बन रहा है ओमेगा टी, ठीक है, और करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे रह गया है। तो मतलब पीछे रह गया मतलब वो नीचे हो गया। पीछे रहने का मतलब क्या होता है? नीचे रहना। इस एक्सिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये नीचे बना दो। वोल्टेज का ग्राफ तीनों में सेम बनेगा, करंट का बार बार चेंज होता रहेगा, 2 बार चेंज होगा, एक कैपेसिटर में, एक इंडक्टर में। ये नीचे है तो यहां पे नीचे से बनाना स्टार्ट कर दो, सिंपल है। समझ में आ गया? अगला केस, तीसरा केस, कैपेसिटर का केस। इसमें भी एंगल π/2 रहता है, सिचुएशन बदल जाती है। करंट आगे चला गया, वोल्टेज पीछे रह गई, मैं पीछे रह गया, दोस्त आगे चला गया। समझ में आ गया? सेम यहां पे मैंने इसके अंदर जो वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल लिख दी हैं, ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर है यहां तक? I लीड्स V ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है, और V लैग्स बिहाइंड ऐसे भी लिखा होता है। वो आप अपनी तरफ से देखना कैसे मैं समझा रहा हूं, आप इसको बस ध्यान रखना कौन आगे जा रहा है इसके अंदर। अब यहां पे देखो, वोल्टेज और वोल्टेज, यहां E लिखा है, वहां V लिखा है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। अब यहां पे करंट है, ये आगे निकल गया, तो देखो पीछे जा रहा है तो नीचे हो रहा है, आगे जा रहा है तो ऊपर हो गया। अब देखो ये इसका ग्राफ बन गया, ये नीले वाला जो है उसका है, और ये जो येलो वाला है ये हमारा किसका है? वोल्टेज का। वोल्टेज का तीनों में सेम है, करंट में बदलता रहता है। आपको याद क्या रखना है? फेज डिफरेंस कितना होता है? रजिस्टर में 0 होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब चलते हैं आगे, इसी के बिहाफ के ऊपर RLC सर्किट सोल्व होता है, ठीक है। अब RLC सर्किट में हमने क्या करा? AC को लगा दिया। अब ये R है, ये L है, ये C है, AC सोर्स है हमारे पास ये वाला, ठीक है, AC सिग्नल। ये सिंबल होता है AC सोर्स का, ये वाला होता है DC सोर्स का, ये सेल का सिंबल होता है, ठीक है, याद रखना। अब वोल्टेज अक्रॉस क्या है हमारे पास? रेजिस्टर कितना होता है? I0R होता है। ये मैं वैल्यूज बता रहा हूं, आपको आगे काम आएंगी। VC का मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, I0XC होता है, और VL का मतलब होता है I0XL। XL और XC यहां पे नई टर्म्स आती हैं, इनका नाम होता है, मैंने लिख रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो इंडक्टर देगा, रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर देगा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला होता है ओमेगा L और ये होता है 1/ωc। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है इसके अंदर अगली चीज क्या है? फेजर डायग्राम बनाना है हमें। अब देखो ये VR है, अभी तुमने पढ़ा था कि वोल्टेज आगे चली जाती है, किसमें? इंडक्टर के केस में तो आगे चली गई, कैपेसिटर के केस में पीछे रह जाती है, यहां पे लिख दो पीछे, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट के लिए मैं मान लेता हूं VL की वैल्यू VC से बड़ी है, तो हम यहां पे वर्टिकल वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऊपर वाला VL माइनस VC बन जाता है, मतलब ये वाली चीज इससे माइनस कर दी, ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया, इसको बोलते हैं E। अब ये हमारा फेज डिफरेंस है। देखो किसी में फेज डिफरेंस 0 था, किसी में 90 था, मैं मान लेता हूं यहां पे 5 था, ठीक है, सब में 5 ले लिया, वैल्यू 5 की वैल्यू डाल दूंगा, 0 होगा तो 0 डाल दूंगा, कैपेसिटर बोलेगा तो 90 डाल दूंगा। समझ में आ गया? एक बार मेरा आंसर 5 की टर्म्स में आ जाएगा। अब यहां पे क्या करो? अब यहां पे आपको छोटे बच्चों वाले काम करने हैं, पाइथागोरस लगाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस अब आपको यहां पे वैल्यूज डालनी है, पिछले पेज पे वैल्यूज मैंने बता दी थी। वैल्यू डालो,
जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, इसका स्क्वायर हटाओ, रूट आ गया, आई नोट रूट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आई नोट को मैंने डिवाइड कर दिया। वोल्टेज बाय करंट क्या होता है आप यहां से देख सकते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, V बाई आई इज इक्वल्स टू आर। V बाई आई को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। तो ये नया रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस। तीनों है ना इसके अंदर। इंपीडेंस इसका नाम होता है, इंपीडेंस लिखा हुआ यहां पे, टोटल अपोजिशन बाय द LCR। ओके, XL की वैल्यू बता दी थी, XC की वैल्यू बता दी थी, सिंपल रूट में एक वैल्यू आ गई। अच्छा, अगली चीज इंपीडेंस ट्रायंगल नाम की चीज क्या होती है। अब देखो, तुमने पीछे वोल्टेज का ट्रायंगल बनाया है, अब वोल्टेज में से अगर करंट को गायब कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास, रेजिस्टेंस बन जाता है ना, मतलब करंट को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो XL माइनस XC और Z और R, पाइथागोरस लगा दो, ये मिल गया आपको यहां पे, ये वाली चीज इसका आंसर है ये वाला। ये tan फाई है। फेज डिफरेंस अगर निकालना हो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज तो आपको क्या करना होगा, tan फाई निकालना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं। वो केस क्या होते हैं कि कौन सा सर्किट कौन सा होगा, इंडक्टिव होगा, कब रेजोनेंस मिलता है, कब कैपेसिटिव सर्किट होता है, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। तो यहां पे जब XL बड़ा है, XC छोटा है, तो कौन सा सर्किट हो गया, इंडक्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, tan फाई लेस देन 0 आएगा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब मान लो ये दोनों बराबर हैं, जब XL और XC बराबर होते हैं उस समय ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आप एक बार फॉर्मूले में देखो, अगर मान लो मैंने बोला XL की वैल्यू 10 है और XC की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। इस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। समझ में आ गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि Z की वैल्यू जो होती है वो R के इक्वल आ जाती है। ठीक है, ये उनके बिहाफ के ऊपर डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है, तो डायग्राम में क्या है बच्चों, ये हमारे पास V और I के बीच में कोई एंगल फाई है। जब XC की वैल्यू बड़ी होती है, तो जब XC बड़ा होता है तो करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे है, फाई मैंने एंगल बना दिया। तो यहां पे ये उसका फेजर डायग्राम है, करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक कंडीशन होती है जिसमें आपको सिग्नल जो होता है वो मैक्सिमम मिलता है। जैसे हम कई बार फोन पे बात करते हैं, उसमें कई बार शोर आ रहा होता है, इसका मतलब उसमें सिग्नल क्लैरिटी नहीं है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो जब हम उस रुकावट को दूर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे को मैक्सिमम सिग्नल देता है। इसको आप रेडियो से समझ सकते हो। जैसे हम कई बार रेडियो चलाते हैं तो उसमें ट्यूनिंग नहीं करते, आप ट्यूनिंग करते हो, घुमाने वाला सिस्टम। आजकल तो क्या है, गाड़ियों में FM लगे हुए, बटन दबाया वो अपने आप ट्यूनिंग होती रहती है। जैसे आपके मतलब का चैनल आ जाता है तो वहां पे बिल्कुल साफ आवाज आ जाती है, दैट इज रेजोनेंस। बीच में शोर आ रहा है, रेजोनेंस नहीं है। समझ में आ गया। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होती है वो क्या मिलती है, हाई मिलती है, सिग्नल अच्छा मिलता है। ये कब होगा, जब ये नहीं होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, आई मैक्सिमम हो जाएगा, आर मिनिमम हो जाएगा, तो आपका सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज, अब आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जब आपको रेजोनेंस मिलता है। दोनों की वैल्यूज डाल दो, फॉर्मूला, ओमेगा को ऊपर ले जाओ, LC। अब एक ओमेगा को अगर मैं छोड़ूंगा तो यहां से स्क्वायर में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो रूट LC हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई फ्रीक्वेंसी भी तो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ये वाला भी तो लिखते हैं आप, न्यू। तो मैं इसको 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट LC लिख सकता हूं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय रूट LC। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये पूछ लेते हैं। समझ में आ गई कहानी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर पावर एसोसिएटेड विद RLC सर्किट। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके डेरिवेशन के अंदर कि डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डेरिवेशन समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मैथ यूज होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर का फॉर्मूला लिखना है, dW/dt। ठीक है, मैंने यहां पे RLC सर्किट ले लिया। आप इसको अलग अलग करोगे तो 3 डेरिवेशन बनेंगे।
आर रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी है, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी है। हम यहाँ पे तीनों कर लेते हैं, लास्ट में जाकर के आप तीनों में ना फाई एंगल को चेंज कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा लास्ट में। तो आप अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है रेजिस्टर का बताओ, एक ही डेरिवेशन याद रखो, लास्ट में फाई एंगल को है वो आप 0 डिग्री डाल देना, क्योंकि फाई जो होता है 0 होता है किसके लिए, जब हम एसी को कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। पावर की वैल्यू dw/dt होती है, हमें यह भी पता है पावर की वैल्यू EI भी होती है। इन दोनों को कंपेयर कर दो, कर दिया। E की वैल्यू मान ली E0 sin of omega t, I की वैल्यू में मैंने इसमें मान लिया I0 sin of omega t प्लस फाई। आप यहां पे भी ले सकते हो प्लस फाई, यहां पे आप ओमेगा टी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे आप इसमें फाई ऐड करा दो या आप इसमें करा दो, वो आपकी इच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को करंट में ही करना है, मैंने यहां करंट में कर दिया, आप चाहे वोल्टेज से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगली चीज, इसको बोलते हैं साइन A प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, मैंने यहां लिख रखा है साइन A प्लस बी, साइन A कोस बी, कोस A साइन बी। पहले आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। दूसरा काम क्या करना है, जो बाहर पहले ही साइन पड़ा था उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ये साइन यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अगला काम क्या करना है, यहां पे फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, और साइन 2 ओमेगा टी का होता है 2 साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। इसको याद रखो, कई बच्चे इसको साइन 2 थीटा से भी याद रखते हैं, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां चेंज करना है। अब इस वैल्यू से मुझे यहां चेंज लाना है, उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा, ताकि मेरा ये वाला जो फॉर्मूला है वो ऐसा बन जाए। ये बन गया, ये 2 यहां रहेगा, मैंने रख दिया, इसको साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इस फॉर्मूले को देखा मैंने, ये ऐसा बन रहा है, मैंने यहां पे इसको रिप्लेस कर दिया। ये सारा यहां पे ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को खोल दोगे। अब यहां पे 2 को बाहर निकाल लो, ये 2 बाहर आ गया। अब यहां पे बचेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, कोस फाई भी आगे लिख दिया। अब ये वाला वैल्यू हमारा एक टर्म बन गया, ये वाला वैल्यू हमारा दूसरा टर्म बन गया। फिर मैंने यहां क्या किया है, dt को उठा के ऊपर ले गया, dt ऊपर चला गया। अब करोगे इंटीग्रेशन, चलो जी इंटीग्रेशन करते हैं, अब बहुत आसान है। इंटीग्रेशन करो 0 से t तक, dw तो w बन जाता है। अब देखो बच्चों, अगर इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पूरे पे, ठीक है भाई, कई बच्चे जिनको थोड़ा डर लगता है ऐसी डेरिवेशन से, वो ध्यान दें। देखो बच्चों, यहां पे क्या आपको dt दिख रहा है, यहां से लेके ना यहां तक का सारे का आंसर 0 आएगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक सारे का आंसर 0 आएगा। तो अभी मैंने यहां पे क्या कर दिया, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है 0 से t तक। तो ये क्या बन गया, t माइनस 0, मतलब t मैंने t लिख दिया। यहां से लेके यहां तक सबका 0 होता है, मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। मान लो cos ओमेगा t है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा t, यही है ना, इंटू dt 0 से t तक। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 0 से t तक हो गया। अब यहां पे देखो 2 ओमेगा को बाहर ले जाओ, 1 बाई 2 ओमेगा। अब t में बड़ा t पुट करो, साइन 2 ओमेगा बड़ा t माइनस साइन 2 ओमेगा, लोअर लिमिट है 0। अब देखो ओमेगा t क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होती है, 2 पाई इंटू 2 4 पाई, तो यहां पे 1 बाई 2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 कितना होता है बच्चों, 0 ही होता है। साइन 4 पाई कितना होता है, 0 होता है। करके दिखाता हूं कैसे। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये साइन ग्राफ होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई पे साइन 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे वो भी 0 आएगा, इसलिए मैंने यहां पे पहले ही क्या लिख दिया, इसके बाद डायरेक्ट t लिख दिया, और मैंने यहां पे t को डिवाइड करा दिया। w बाई टी क्या होता है, पावर होता है। अब चलेंगे अगले पेज पे। अच्छा एक चीज और, 2 को तोड़ दिया, √2 इंटू √2, ये भी समझ लो, √2 इंटू √2 2 होता है। आगे देखो, तो अब देखो, अब आपने
इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में कभी सुना होगा एक फॉर्मूला कि IRMS की वैल्यू, या इसको IV बोलते हैं, I0/√2 भी होता है ये वैल्यू, इसको याद रख लो। यहां पे मैंने वही किया है, पीछे वाले पेज पे मैंने क्या लिखा है, P = W/T, P बन गया E0/√2 I0/√2 cos phi, EV/IV या ERMS भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, cos phi क्या होता है, ये तो हो गया हमारा एक आंसर। cos phi क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर यही पूछते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। इस P का नाम होता है ट्रू पावर, सच्ची पावर, और इसका नाम क्या होता है? अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इंपेडेंस ट्रायंगल में चलो आ जाओ। यहां पे cos phi क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, PBP HHB साइन कोस tan बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस R/Z होता है। सवाल पूछा जाता है पावर फैक्टर कब मैक्सिमम होता है? देख लो, cos phi मैक्सिमम 1 पे होता है, 0 डिग्री पे। समझ में आ गया? उस सिचुएशन में R की वैल्यू Z हो जाती है। अब सवाल था ये कि आपसे कोई पूछे कि रजिस्टर का पावर कितना होता है, कैपेसिटर का पावर कितना होता है, इंडक्टर का पावर कितना होता है। एवरेज पावर फॉर्मूला निकाल दिया तीनों में से। आपको क्या करना है एवरेज पावर के अंदर? मान लो आपको बोला जाए रजिस्टर का बताओ। रजिस्टर के केस में फाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि रजिस्टर में करंट में और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो पावर की वैल्यू क्या हो गई? EV/IV cos 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, पावर होगी EV/IV। लो जी, ये आपका रजिस्टर का पावर आ गया। कैपेसिटर या इंडक्टर में फाई की वैल्यू 90 होती है, तो पावर कितनी आ गई? EV/IV cos 90। cos 90 होता है 0, तो पावर कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो एवरेज पावर अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर इज 0 होता है। नोट कर लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। समझ में आ गई कहानी? थोड़ा सा फास्ट तो है, बट इन सारे टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है। 1x 2x जो आप स्पीड बनाते हैं वो मैंने वैसे ही बना दी इसके अंदर। ठीक है, और तेज देखना चाहो तो इसको 1x 2x कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास जनरेटर, AC जनरेटर। जनरेटर क्या होता है? ये वो होता है जो हम चलाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट। लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे हैंडल घुमाया, आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, अपने आप चल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, इन्वर्टर के जैसे। तो AC जनरेटर क्या होता है? ये एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग एनर्जी के अंदर, मतलब ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। कोयल होती है इसके अंदर, वो घूमती है जोर जोर से, और उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स चेंज होता है, EMF पैदा होता है, वही इसका प्रिंसिपल होता है। तभी उसको घुमाते रहना जरूरी होता है। अब तुमने कभी देखा होगा, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, आजकल तो क्या है, जितने भी हमारे बाइक्स हैं या स्कूटर हैं वो क्या हो गए हैं? बैटरी से कनेक्ट लाइट हो गई है। मतलब आप लाइट से इसको समझ सकते हो। देखो क्या होता है, पुराने ज़माने में जो स्कूटर होते थे ना, उसमें क्या होता था, या बाइक, थोड़ा सा रेस देते थे ना तो लाइट तेज हो जाती थी, रेस कम करते थे लाइट कम हो जाती थी। तो आजकल क्या है, सारी चीज़ें बैटरी से कनेक्ट हैं, तो लाइट, मतलब आजकल तो क्या है, स्विच ऑन बाद में करते हैं, लाइट पहले ऑन रहती है, सुबह शाम रात ऑन ही रहती है हमेशा। तो पहले वाले अगर व्हीकल देखोगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेस देते हैं ना तो लाइट तेज हो जाती थी। अब देखो रेस दी, लाइट तेज हुई। लाइट तेज हुई का मतलब क्या हो रहा है? रोटेशन तेज हुए। जितने रोटेशन तेज हुए उतना ज्यादा उसके अंदर क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मतलब ओमेगा चेंज हो गया ना, ओमेगा तेज, EMF तेज। समझ में आ गई कहानी? ओके, अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं जनरेटर के? ये देखो बच्चों, ये इसका डायग्राम है। इसमें पार्ट्स होते हैं, एक आर्मेचर कोयल होती है ABCD, ये ABCD कोयल होती है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर वाइंडिंग्स होती है, कॉपर की वाइंडिंग्स की जाती है। जब ये घूमता है तो इसके अंदर EMF बदलता है, मतलब EMF चेंज होता है, फ्लक्स बदलता है। ये इसके अंदर दूसरा मैग्नेट है,
ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है। और यहाँ पे ये वाला जो देखिए ये रिंग्स होते हैं, स्लिप रिंग्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, रिवर्स करते हैं करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। और उसके बाद ब्रशेज होते हैं इसके अंदर, ये वाले एक्स और वाई, ये ब्रशेज होते हैं, ये स्टेशनरी होते हैं। क्योंकि मान लो तुमको रिंग घूमते हुए से कोयल घूम रही है, कोयल में करंट है, तुम्हें करंट कैसे मिलेगा? अब कोयल के ऊपर तार लगाओगे, वो तार तो लिपट जाएगी, जैसे चरखी लिपटती है, डोर जब पतंग उड़ाते हैं। मान लो आप क्या करते हो, चरखे को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो डोर उसके साथ लगी हुई है, तो वो क्या होती है, उसके ऊपर रैप हो जाती है ना। सेम यहाँ पे अगर आप बिना ब्रश के तार लगाओगे, वो तार तो घूम जाएगी। आपको तो तार थोड़ी घुमाना है, इतना लंबा तार कहां से ले जाओगे कि 2-3 साल तक चलता रहे, 5 साल तक चलता रहे, ठीक है। एनीवे स्टेशनरी होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ये ऐसे होते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास रिंग है, ये ब्रश है, तो ये रिंग ऐसे कनेक्ट होता है, ये ऐसे घूमता है, ऐसे रगड़ता है इसको, ठीक है। तो जो रिंग के पास करंट होता है वो इसको दे देता है, हम ब्रश से तार जोड़ देते हैं, ब्रश स्टेशनरी होता है। ये सारी बातें मैंने यहां लिखी हुई हैं। अगली चीज, फिर इसमें एक डेरिवेशन आता है, वर्किंग एंड डेरिवेशन। कहते हैं कि जब कोयल रोटेट करती है ओमेगा से, तो उसके अंदर फ्लक्स बदलता है, तो फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो ईएमएफ पैदा करती है। तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई। अब यहां पे क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, NBA cos थीटा होता है। क्योंकि फ्लक्स तुमने पढ़ाई हुआ है, क्या होता है, B.A तो होता है फ्लक्स। तो यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो NB.A BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी पुट कर दो, तो फ्लक्स कितना हो गया, NBA cos ओमेगा टी, ये यहां पुट कर दिया। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E की वैल्यू क्या होती है, -d∅dt होता है। इस फ्लक्स को उठा के यहां पुट कर दो, नीचे T है, NBA बाहर आ जाएगा माइनस के साथ। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा, क्योंकि जो यहां पे T के साथ होगा वो आगे आ जाता है, क्योंकि हम पूरे ओमेगा टी का डेरिवेटिव भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में होता है, I is equals to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, E is equals to E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को मैक्सिमम देखते हो। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इसके अंदर साइन थीटा को 90 पुट करते हो। मैंने पुट कर दिया। E की वैल्यू E नॉट कब होएगी, जब ओमेगा टी 90 होगा, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है, 1 होता है। बस ये आ गया NBA साइन π/2। E की वैल्यू हमारी बन गई, यहां पे E को E नॉट पुट कर दिया और थीटा की जगह π/2 पुट कर दिया। थीटा क्या था यहां पे, ओमेगा टी था। तो आपको दिखा यहां पे कि E नॉट की वैल्यू NBA ओमेगा हो गई है, ये NBA ओमेगा हो गई है। अब आप पहली इक्वेशन में देखो, जो दूसरी इक्वेशन में E नॉट की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में NBA ओमेगा है। तो NBA ओमेगा जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने उसको E नॉट पुट कर दिया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF। करंट निकालना हो तो आप ओम्स लॉ लगा सकते हो, ठीक है। E की वैल्यू IR होती है, तो यहां कर सकते हो, I इंटू R होती है, इसको आप क्या लिख सकते हो, I नॉट इंटू R लिख सकते हो। साइन ऑफ ओमेगा टी, R से R कैंसिल हो गया, I की वैल्यू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम वोल्टेज को स्टेबलाइज करना होता है, कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है। जैसे वैसे रेगुलेट वर्ड सही है इसके लिए। जैसे मान लो वोल्टेज कम होती है, मान लो किसी गली में अब बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे AC लगा दिए, ठीक है, पहले नहीं थे इतने, तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लग गया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, लाइट डिम होगी, लाइट डिम हो गई तो हमें लाइट ज़्यादा चाहिए। तो क्या करते हैं, तो बिजली बोर्ड वाले आकर के ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, भाई इस गली के ऊपर इतना लोड है, इसके ऊपर इतने लोड का ट्रांसफार्मर लगा दो। समझ में आ गया। ऐसा हम लोग अपने घरों में भी लगाते हैं। जैसे मान लो अब हमारा फ़ोन से ही देख लो, और फ़ोन चार्ज कैसे होता है, चार्जर से चार्ज होता है। तो चार्जर के अंदर ऐसा क्या होता है उसको चार्ज करता है, चार्जर के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन, ठीक है। देखो हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, अब वो करंट तो स्टोर हो नहीं सकता मोबाइल के अंदर आपको मोबाइल को लेके घूमना है इधर उधर, तो मोबाइल को घूमने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी बैटरी में है, बैटरी में कौन होगा, करंट होगा, वोल्टेज होगा। वो कैसे आएगा, वो स्टोर होता है डायरेक्ट करंट की फॉर्म के अंदर। तो हम उसको चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो हम DC देते हैं। तो AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर होता है, सेमीकंडक्टर में है ये,
और रेक्टिफायर जो होता है इसके अंदर वो लो वोल्टेज पे काम करता है। जैसे हमारा फोन तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे ही होते हैं, 220 से 5 वोल्ट कैसे आओगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वहां उसको आपको तभी इतना मोटा सा चार्जर होता है, ठीक है, ये रूटीन का फंक्शन है। और आप कहां देख सकते हो उसको, गली में नुक्कड़ पे लगे होते हैं, ठीक है। ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। एक साइड प्राइमरी कोयल होती है, एक साइड सेकेंडरी कोयल होती है। प्राइमरी कोयल क्या करती है, इनपुट लेती है, हमेशा एसी ही लेती है, कोई और वोल्टेज नहीं लेती। ये कई बार पूछा जाता है कि आप अगर हम डीसी दे दे तो क्या होगा, अरे भाई ये डीसी में काम नहीं करता, इसको एसी चाहिए, इसको एसी दो। एसी दी, आगे आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए या कम चाहिए वो आप डिसाइड करोगे आप इसके कंस्ट्रक्शन को देख के। चलते हैं अब इसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन में एक प्राइमरी कोयल होती है, सेकेंडरी कोयल होती है। प्राइमरी कोयल इनपुट से अटैच होती है, सेकेंडरी कोयल लोड से अटैच होती है। सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो कि लेमिनेटेड फॉर्म में होती है, जो करती क्या है, एफिशिएंसी बढ़ा देती है और मैग्नेटिक फील्ड को एक क्लोज्ड पाथ दे देती है जिससे कि वो घूमता रहता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन कैसे करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये पूछा जाता है कई बार, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनरेटर में और ट्रांसफार्मर में। वहां पे भी लास्ट में इंडक्शन है, यहां पे भी इंडक्शन है। वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कौन सा है, म्यूचुअल इंडक्शन। जो कोयल वाला अपना जो डेरिवेशन में मैंने जहां पे B2 लिखा हुआ था, जहां B1 आना था, वही वाला, उसमें 2 कोयल एक दूसरे में मर्ज किए हुए थे। सेम यहां पे भी ऐसा होता है, आमने सामने 2 कोयल होते हैं, ठीक है। ओके, अगली चीज क्या है इसके अंदर, अगली चीज है जी इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। अब इसका डेरिवेशन देखिए, देखो वर्किंग कैसे होती है। इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। प्राइमरी कोयल में आपने दिया इनपुट, सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ पैदा होता है, बढ़ता घटता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सेकेंडरी कोयल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो किस वजह से पैदा होता है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। और सेकेंडरी कोयल की साइड कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उसको NS लिख दिया। ऐसे ही प्राइमरी कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/2, तो यहां से आपको मिलेगा एक रेशियो NS/NP। अब मान लो ट्रांसफार्मर आइडियल है, ये मैंने सारी यहां पे सारे पैरामीटर लिख रखे हैं, इसका जरूर ध्यान देना है कि NP क्या है, NS क्या है, ES क्या है, EP क्या है, d∅/dt क्या है, इसको B बोल देते हैं, ठीक है। इसको जरूर याद रखना है, ये ध्यान नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। अगली चीज में क्या है, लेट अस सपोज दैट द ट्रांसफार्मर इज आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा आइडियल है, उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है, 100% क्या मिलता है हमें उसके अंदर, आंसर मिलता है, आंसर नहीं मिलता हमें, 100% उसके अंदर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E/I होता है, ठीक है, E/I होता है। अब इनपुट पावर मतलब पावर इनपुट IPEP IS ES, मतलब PI और PO मैंने 2 ले लिए। अब इन दोनों में क्या करो, ES/EP निकाल लो। ES/EP निकालना है इसके अंदर, ध्यान रखना इस चीज को। ES/EP निकाल लिया, अब इसको नंबर 4 दे दिया। पिछले पेज पे अगर मैं चलूं, यहां पे नंबर 3 और नंबर 4 को कंपेयर कर दो, आपके पास ये रेशो आ गई। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन रेशो। ट्रांसमिशन रेशो कौन सा होता है कि जैसे मान लो, अब तुमने कई बार देखा होगा रोड पे लिखा हुआ, बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, वहाँ लिखा होता है 40,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट। जैसे कई बार हम लोग रेलवे फाटक को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है डेंजर 25,000 वोल्ट। तो इतना सारा वोल्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जितना वोल्टेज हाई होगा उतना करंट कम होता है, ये उस पे काम करता है। तभी देखा होगा आपने बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, 11,000 वोल्ट, स्टे अवे फ्रॉम इट, ऐसे लिखा होता है वहां पे। तो ट्रांसमिशन रेशो, तो ये क्या होता है, यहां से देखो, ES इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IS, हाई वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट। समझ में आ गया, हाई वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट। अब देखो ना, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से लेके यहां तक आती है, अगर वहां से हम करंट ज्यादा हो अगर रास्ते में, तो वायर जल जाएंगी। 20,000 वोल्ट के हिसाब से तो बहुत करंट होगा, इतना ज्यादा करंट से तो तारे जल जाएंगी, तो पहुंचेगा कैसे हम तक, लॉसेस ज्यादा होंगे। तभी उसके लिए एक सिस्टम है कि हाई वोल्टेज लो करंट, उसका ट्रांसमिशन रेशो होता है। तो यहां पे आपको क्या देखना है, NS/NP। इससे पता लगता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। 2 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, पीछे लिखा हुआ था, मेरे को याद है मैंने नहीं बोला, मैं बोल देता हूं अभी। ये रहा,
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप कौन सा होता है? जिसमें वोल्टेज आउटपुट साइड पे बढ़ जाती है। मान लो मेरे को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, मान लो मेरा एसी काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेबलाइजर लगा देता हूँ, तो कम वोल्टेज आएगी तो वो ज़्यादा देगा। क्यों ज़्यादा देगा? क्योंकि उसके अंदर मैंने 5,000 रुपये लगा रखे हैं, पैसे खर्च रखे हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात टर्न्स की है, ठीक है। स्टेप डाउन कौन सा होता है? स्टेप डाउन वो होता है जिसके अंदर वोल्टेज दूसरी साइड मुझे कम मिलती है। मान लो मुझे कम चाहिए तो स्टेप डाउन लगा दूंगा। जैसे चार्जर के अंदर आप फोन चार्ज करते हो, चार्जर में स्टेप डाउन लगा होता है, और एसी चलाना तो स्टेप अप लगा होता है। समझ में आ गया? ओके, अब यहां पे देखो, स्टेप अप कब बनता है? जब आउटपुट साइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। जितनी टर्न्स ज्यादा होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, जितना ईएमएफ होगा उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। अब NS/NP लेस देन 1 कर दिया, स्टेप डाउन हो गया। मान लो मेरे को आगे वोल्टेज कम चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, सेकेंडरी साइड जो है वो आउटपुट साइड है, आउटपुट साइड के अंदर मैंने क्या करा, नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दिया, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। उसका मैं चार्जर बना लूंगा, तो फोन चार्ज कर लूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब लॉसेस कौन कौन से होते हैं भैया? अगर देखो ट्रांसफार्मर में लॉसेस, वैसे ट्रांसफार्मर जो है आइडियल की बात करूं तो 100% क्या होता है, ये हमारा 100% काम करता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो लगभग 95% तक ये हमें एफिशिएंसी देता है। तो मतलब 95% एफिशिएंसी मतलब मजाक थोड़ी है यार, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो। अच्छा, लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? देखो, कॉपर की इसके अंदर वायरिंग यूज होती है, वाइंडिंग्स, तो वहां पे ड्यू टू रेजिस्टेंस वायर, कॉपर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, भाई करंट जा रहा है तो हीट पैदा होगी। दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, अभी करंट ऊपर है, अभी करंट नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है, वो मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है, मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन, उसको कन्फ्यूजन होता है उसके डोमेन्स को, मैं आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, तो वो गर्म हो जाता है। एडी करंट लॉसेस जो होते हैं, जो आयरन कोर होती है उसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है। अब वो इंड्यूस्ड करंट नहीं चाहिए हमें उसके अंदर, क्यों? वो इंड्यूस्ड करंट गर्मी पैदा करता है, इसको फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। फ्लक्स लीकेज। अब मान लो प्राइमरी कोयल से सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं, क्या सारी की सारी लाइंस उसके पास जा रही हैं? अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या सारा तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, सारा ही आ रहा होगा, बट ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या रहता है, थोड़ा बहुत फ्लक्स लीक हो जाता है, ठीक है, बह जाता है इधर उधर। चलो जी, एफिशिएंसी क्या होती है? फॉर्मूला आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। तो फॉर्मूला क्या कर सकते हो, आउटपुट पावर क्या होती है, EPIP, पावर का मतलब P नॉट डिवाइड बाय PI इंटू में 100। P नॉट EPIP नहीं होगा, ESIS, आउटपुट पावर, इनपुट पावर EPIP मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? ये होती है हमारी एफिशिएंसी। तो खत्म हमारा लेक्चर आज का। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 4 चैप्टर्स के लगभग, ठीक है। अब सारे टॉपिक तो कवर नहीं, मतलब मेन जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो मैंने आपको कवर करा दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ो, PYQs करो, बहुत काम आएंगे। बाय बाय बच्चों।